ओके देन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या बताया था मैंने, क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको? टाइप्स और मेथड्स ऑफ कोस्टिंग। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ने से पहले कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे, लिखने वाला काम बाद में करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो 6 पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये किससे रिलेटेड है या इसमें क्या दिख रहा है? पहली पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? ऑनलाइन वाले आप मैसेज डालेंगे चैट बॉक्स में, प्रिंटिंग दिख रहा है, ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। सेकंड में क्या दिख रहा है? शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट में क्या दिख रहा है? कंस्ट्रक्शन, ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है, ठीक है। रक्षित अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? टॉयज, ओके। देन बाइसिकल, हॉस्पिटल, ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है। चार्मी, आपने भी बिल्कुल सही बताया, आपको जो जो पिक्चर्स विजिबल है उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे एक चीज जाननी है कि इन सबको कोस्टिंग डिटरमाइन करने की जरूरत होती होगी क्या? जो कंपनीज इनको मैन्युफैक्चर करती है, या कोई प्रिंटिंग इंडस्ट्री है जो क्या काम करती है? प्रिंटिंग का काम करती है। जैसे जो आपके पास बुक्स है वो कहीं से तो प्रिंट होके आती है, पब्लिकेशन, वो भी कोस्ट का डिटर्मिनेशन करती होगी क्या? करती होगी। शुगर इंडस्ट्री भी करती होगी। और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो उसकी कॉस्ट भी डिटरमाइन होती ही होगी, तभी जाके उससे कुछ चार्ज किया जाता होगा जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। पर इन सब में ये जो 6 फोटोज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, यही आपकी 6 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। और ये 6 अलग अलग तरीके के मेथड है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है उनका नेचर आपस में अलग अलग है। अब इन 6 में से ये बताइए कि सर्विस इंडस्ट्री कौन सी होगी? हॉस्पिटल। बाकी सब तो प्रोडक्ट्स दे रहे, शुगर प्रोडक्ट है, प्रिंट होके भी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज तैयार मिलेगा, सर्विस भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको नॉर्मल लाइफ से सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते हैं वो हॉस्पिटल है। तो आपका एक मेथड है सर्विस कोस्टिंग, या इसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग कोस्टिंग। यानी ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो अपनी कोस्टिंग किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं? सर्विस कोस्टिंग या ऑपरेटिंग कोस्टिंग। अब और ऐसा एग्जांपल जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करता हो, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया, एनजीओज। देखो, एनजीओज तो आपके प्रॉफिट मेकिंग होते ही नहीं है, तो उन्हें तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो तो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। आप डेली लाइफ में ऐसी चीजें ढूंढो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में चार्ज भी लेते हैं। होटल्स, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, उसके अलावा आपके ट्रैवलिंग एजेंसीज कह सकते हैं। कोर्ट, कोर्ट तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ गया, उनका काम प्रॉफिट नहीं, उनका काम तो पब्लिक को सर्विस देना है। रेस्टोरेंट, ठीक है, क्या बताया आपने? बताया, क्या बताया? क्लब, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल इनफ है। ये सब आपको कोई प्रोडक्ट्स नहीं देते, केवल सर्विस देते हैं और बदले में चार्ज करते हैं। और ये अपनी कॉस्ट कैसे निकालते होंगे, किस मेथड से निकालते होंगे? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग मेथड से। अब इंटर में ये आपका पूरा चैप्टर आएगा, कैसे निकालना है वो भी आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि सर्विस इंडस्ट्री में जो मेथड यूज होता है उसको ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग मेथड कहते हैं, केवल इतना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये शुगर कैसे बनती है? क्या प्रोसेस है बताओ? आप लोग नहीं बोलेंगे, बताइए। शुगर कैन से बनती है, फिर बहुत लंबी प्रोसेस है। क्या क्या करते हैं गन्ने को? नहीं पता?
देखो, जो भी प्रोसेस है, बट प्रोसेस तो है ही शुगर बनने की, कि पहले शुगर केन होता होगा, फिर कैसे भी उसका जूस निकालते होंगे, फिर आगे जो भी प्रोसेस वो फॉलो करते हैं उससे शुगर बनती होगी, और ऐसे ग्रैन्यूल्स तो ही बन जाते होंगे सीधे, वो पूरे उनको बनाने के लिए मशीन में डालने के बाद हमारे घर में पहुंचने लायक शुगर बनती होगी। ठीक है, तो इतनी लंबी प्रोसेस के बाद अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उससे रिलेटेड आपको जो मेथड फॉलो करना होता है उसका नाम है आपके प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें हर एक लेवल पे कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। कारण, सपोज करो आपने रॉक सॉल्ट देखा होगा, काला नमक, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप मार्केट से जो ग्राइंड करने के बाद होता है वो ले आओ, चाहे आप रॉक ले आओ, आप घर पे उसको ग्राइंड कर लो, दोनों ऑप्शन होते हैं ना। और दोनों की कॉस्ट में क्या फर्क होगा, एक तो आपको मिल रहे हैं, या कागजी बादाम ले लो, वो एक तो आपको दे रहे हैं कि आपको खुद उसमें से निकालना है, और एक आपको निकाल के दे रहे हैं, दोनों में से महंगा कौन सा होगा? जो निकाल के दे रहे हैं वो महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि वो एक प्रोसेस में एक स्टेप और आगे आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हर एक स्टेप में जैसे ही वो स्टेप आगे बढ़ता है उसका कॉस्ट इंक्रीज होता जाता है। आप शुगर केन लेंगे वो सस्ता पड़ेगा मुकाबले जूस के, जूस की एक ग्लास और दो गन्ने एक ही बराबर पड़ेंगे, और उसका कारण क्योंकि उसने प्रोसेस की इसीलिए उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो कुछ चीजें ऐसी है जो प्रोसेस होने के कारण जिनकी कॉस्ट में इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए हर स्टेप पे उसकी कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। तब वो कंपनी या वो इंडस्ट्रीज कौन सा मेथड यूज करेगी? प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, अब आपने दो तरह की कॉस्टिंग तो पढ़ ली। अब तीसरी चीज, मैं एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं मान लो, तो कितनी तरह के टॉयज बनाना पड़ता होगा किसी भी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को या किसी टॉय प्रोड्यूसिंग कंपनी को? कोई फिक्स होता होगा क्या यार टॉयज में कि एक कार बना दी बॉयज यूज कर लेंगे, एक डॉल बना दी गर्ल्स के लिए, इतना काफी होता है क्या? अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जिनके पास में ये जो आपको फोटो में भी दिख रहे होंगे सॉफ्ट टॉयज भी होंगे। हम ही एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ 5 एग्जांपल बताइए टॉयज के। नेक्स्ट, एक और बता दो, मुझे तो इतना ही याद आ रहे हैं। कार और बाइक एक ही बात है, कुछ नया बताओ। हम इसमें क्या जोड़े? गेम्स जोड़ देते हो क्या? बोर्ड गेम्स। अब ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है वो इतने टॉयज को मैन्युफैक्चर कर रही है। अब अगर टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी कॉस्ट कैसे निकालती होगी, आपको मैं बता दूं, गन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, डॉल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट वाइज निकालने लग गई तो वो कंपनी का हालत खराब हो जाएगा कि वो इसी काम में बैठी रहेगी। लाइट से चलने वाली की प्राइस इतने, सेल से चलने वाली की प्राइस इतने, रिमोट से चलने वाली की प्राइस इतने, एक एक पीस का निकालते हुए उनकी हालत खराब हो जाती है। तो जो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा वेराइटी में बनाए जाते हैं उनकी कॉस्टिंग का मेथड होता है बैच कॉस्टिंग। क्या करती है कंपनी? एक बैच में एक जैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। सपोज मैंने एक स्पेसिफिक क्वालिटी है जिस गन में, गन वाला जो टॉय है उसमें क्या है, सिर्फ साउंड आती है और लाइट आती है, एक ऐसा टॉय बनाया, उसके 100 पीसेस को मैंने एक ही बैच में रन किया और उस बैच से वो मेरे पास 100 पीस बनके तैयार हो गए। और उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरी बिजली जो लगी, रॉ मटेरियल जो लगा, सब लग के मेरे पास में 5 लाख का खर्चा आया। तो मेरे को क्या पता लगेगा कि एक पीस की कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख ज्यादा हो गया, 50,000 ले लेते, रुपीस 500 कॉस्ट आ गई। तो उन्होंने एक बैच में जितना प्रोडक्शन किया, 100 पीस का प्रोडक्शन हुआ एक बैच में, उसी बैच में खर्चा लगा 50,000 रुपए का। तो एक गन की मैन्युफैक्चरिंग में उनका खर्चा लगा 500 और उन्होंने कॉस्टिंग निकाल ली। और ये कौन सा मेथड यूज किया? बैच कॉस्टिंग। अब एक और अच्छा एग्जाम्पल बैच कॉस्टिंग का जो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, आप सभी मेरे को बारी बारी से बताएंगे कि आपके पास में जो आपका मोबाइल फोन है वो कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हैं। आप बताएं। रेडमी।
आपका, अच्छा आपका रियलमी, आपका वीवो, देन आईफोन। लक्ष्य, अच्छा आपका, अब सबका अलग अलग है ना, ठीक है। अब कोई एक ही कंपनी ले लेते हैं, सपोज रियलमी के मोबाइल के कितने मॉडल आते हैं? बहुत सारे आते होंगे। तो ये कंपनी अगर प्रोडक्ट वाइज अपनी कॉस्ट निकालती और कह देती कि मैं पर मोबाइल कॉस्ट निकालूंगी, तो निकालना, सारे मोबाइल सेम प्राइस के थोड़ी होते हैं, सब मोबाइल के फीचर्स अलग, तो उनके प्राइस अलग। तो इसने, इस कंपनी को कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए कॉस्टिंग का, मोबाइल की कॉस्ट निकालने का? बैच यूज करना चाहिए, क्योंकि सपोज एक मॉडल है इसका नार्जो 10, एक है मान लो 20, एक है 50। अगर इन तीनों का प्रोडक्शन कर रही है वो, तो एक बैच में इसके 100 पीसेस बनाए होंगे, दूसरे बैच में इसके 200 पीसेस बनाए होंगे, तो उसको कॉस्टिंग कैसे करनी चाहिए? बैच वाइज। बैच का एक और एग्जांपल हो गया। अब आप लोग रीड कर चुके होंगे, तो बैच कॉस्टिंग के हम एग्जांपल देख चुके हैं। बाकी के बचे हुए मेथड्स पे आते हैं। सबसे फर्स्ट फोटो आपको क्या दिख रही है? प्रिंटिंग इंडस्ट्री। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने एक बुक लिखी है, खुद लिखी है, कंटेंट है उसका, अकाउंट्स के ऊपर है, समरी बुक है सपोज। उस समरी बुक को मैं प्रिंटिंग हाउस के पास जाती हूँ, उसको बोलती हूँ कि आप मुझे प्रिंट करके दे दीजिए। तो वो मुझसे सिर्फ जो उसका पेपर का खर्चा होगा वो लेगा, या क्या लेगा? प्रिंटिंग कॉस्ट भी लेगा, जो पेपर लगा वो भी लेगा, अगर वो उसका डिजाइन करके देगा फ्रंट पेज तो उसका भी लेगा, और कंपाइल करेगा तो उसका भी लेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट तो मेरा है ना, उसके पास तो नहीं थी ऐसी कोई बुक, मैंने उससे बुक थोड़ी खरीदी है। इसका मतलब मैंने उसे एक काम दिया कि मैं तुम्हें रॉ नोट्स दे रही हूं, इसे बुक में कन्वर्ट करके दो। काम दिया यानी जॉब दी। तो ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री कौन सा मेथड फॉलो करती है? जॉब कॉस्टिंग। इसी के जैसे आपकी और जो है इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज जो आपको मिलती है। अब ये जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, उन्हें आप बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, उसके बाद वो आपको अपनी जॉब परफॉर्म करके देते हैं और वैसा ही डिजाइन करके आपके लिए दे देते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज आपको ऐसी सर्विसेज देती है जिन्हें आप एक काम देते हैं और वो उस काम को कंप्लीट करके दे देती है, वो जॉब कॉस्टिंग फॉलो करती है। लेकिन अब मैंने ब्रिज बनाने का भी तो काम किसी को दिया ही होगा ना, कॉन्ट्रैक्टर को, तो फिर ये कौन सी फॉलो करेंगे? मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मुझे ब्रिज बनवाना है। अब फर्क क्या है आपका ब्रिज वाले में और प्रिंटिंग वाले में? क्या फर्क लग रहा है आपको? ब्रिज बन के तैयार कितने टाइम में होगा? लंबा टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन तो नहीं है। प्रिंटिंग तो 2 दिन में दे देगा वो मुझे, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में दे देगा। पर ब्रिज बनाने में लंबा टाइम चाहिए। तो काम आप दोनों में देते हैं, जॉब में भी काम दे रहे हैं आप, चला के उसको कहते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, और ब्रिज में भी आप खुद जाके कहते हैं कि ब्रिज बनवाना है या घर बनवाना है। तो वो कोई आपके पास ऐसे कहने के तो नहीं आता कि घर बनवा लो। ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा बैठा हो कि हम घर बनाएंगे आपके लिए। ठीक, ब्रिज बनाने में आपको ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा था और प्रिंटिंग में आपको कंपैरेटिवली ड्यूरेशन कम लग रहा था, दोनों में ही आपने काम दिया था। तो ये कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब आपको देखने में लगेगा कि फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ तीनों में ही सर्विसेज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब सर्विस कॉस्टिंग डालना है, कब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डालना है और कब जॉब कॉस्टिंग डालना है? तो देखिए, हॉस्पिटल अपनी बिल्डिंग खोलकर बैठा है, वो आपको आपकी सर्विस में ऑलवेज रेडी है। होटल या रेस्टोरेंट है, वो आपको खुद कहते हैं कि मतलब हमारी तरफ से एडवर्टीजमेंट देखे होंगे ना होटल के या रेस्टोरेंट के, कि वी आर ऑफरिंग यू सर्विसेज और आप आइए। लेकिन कभी इंटीरियर डिजाइनर को देखा है क्या वो ऐसे बोले कि आ जाओ मुझसे डिजाइनिंग करवा लो, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो बोले आ जाओ घर बनवा लो मुझसे? ये नहीं होते। जिनको आप खुद जाके अप्रोच करके काम देते हैं वो है ब्रिज कंस्ट्रक्शन या एग्जाम्पल या प्रिंटिंग इंडस्ट्री। वो कौन सी होगी? कॉन्ट्रैक्ट और जॉब। इनको आपस में डिफरेंशिएट करने का तरीका, ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन जॉब कॉस्टिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और उसके अलावा जो चीजें खुद आपको सर्विस देने के लिए ऑलवेज अवेलेबल है,
वो हो जाएंगी सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब आपका कॉस्टिंग के मेथड्स के अंदर केवल एक फोटो नजर आ रही होगी आपको बाइसिकल वाली, जिसमें अभी नहीं पता चला कि ये कौन सी कॉस्टिंग का मेथड को फॉलो करेगी। बाइसिकल कितने सारे पार्ट से मिलके बनी होती है, ये सीट अलग बनी होगी, ये स्ट्रक्चर अलग बना होगा, व्हील्स अलग बने होंगे। तो एक तो इसके अंदर इसकी असेंबलिंग हुई होगी, प्रोसेस भी लगी होगी, ये सारे इसके जो पार्ट्स है ये भी प्रोड्यूस हुए होंगे। और बाइसिकल के मॉडल कितने आते हैं, बहुत सारे, तो बैच भी लग रहा है हमें यहाँ पे, सारी कॉस्टिंग लग रही है, प्रोसेस भी लग रही है, बैच भी लग रही है, तो कौन सी हो जाएगी? जब सर्विस नहीं, बाइसिकल में सर्विस क्या, अगर आप किसी से बाइसिकल खरीदने गए तो वो आपको बाइसिकल देगा, आपको बिठा के थोड़ी लेके जाएगा जो सर्विस देगा। ठीक है, तो अभी जिसमें आपको एक से ज्यादा मेथड लग रहे हो तो उसका क्या हो जाएगा मेथड? मल्टीपल कॉस्टिंग। तो ये इंट्रोडक्शन था आपके मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का। अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जॉब कॉस्टिंग, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ ए जॉब, प्रोडक्शन is done on order basis। आप पहले ऑर्डर देंगे, फिर कुछ दिन उन्हें लगेंगे उसे प्रोसेस करने में, फिर आपको सर्विस मिलेगी। एग्जाम्पल, इंटीरियर डेकोरेशन या प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नहीं, केवल प्रिंटिंग लिखेंगे। सेकेंड मेथड, बैच कॉस्टिंग, where production is done in batches। Example, television, टॉयज, एयर कंडीशनर। ये एग्जाम्पल्स जो मैं आपको लिखवा रही हूं आपकी बुक के एमसीक्यूज है। ये कैसे आता है इसका एमसीक्यू? दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन में कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होगा। तो ये एग्जाम्पल्स को आपको हाईलाइट करके रखने हैं ताकि आपको जब पढ़े लास्ट डे तो डायरेक्ट एग्जाम्पल से सब याद आ जाए कौन सा मेथड है। प्रोसेस कॉस्टिंग, where several processes are required to produce output। Example, sugar। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। दूसरा नाम क्या है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का? सर्विस कॉस्टिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन बोल रहे हैं? यूज्ड इन सर्विस सेक्टर। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, हॉस्पिटल्स। और इसकी एग्जाम्पल्स तो आपने मुझे खुद ही बताए हैं 4-5, तो जो भी याद आ रहे हैं वो लिख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग,
to ascertain the cost of contract production is done on order basis। दो जगह लिखा है ये बात, ऑर्डर बेसिस किन किन में, जॉब में और कॉन्ट्रैक्ट में। कल क्लास में आते ही सबसे पहले मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की क्विज होगी, जिसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स पूछूंगी आपसे कि उस पे कौन सा मेथड फॉलो होगा। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन टू बिल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ ब्रिज। नेक्स्ट इज मल्टीपल कॉस्टिंग। When more than one method of costing are used. Example, bicycle, aircraft, etc. ये 6 मेथड्स आज हमने पढ़े और यहां से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पोस्टिंग के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखवा दिए वो तो है आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम्पल्स, और कुछ आपकी बुक के मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस में है और कुछ मैं अपनी तरफ से बनाऊंगी। तो कल स्टार्टिंग में इससे रिलेटेड क्विज करेंगे कि क्या है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब आपसे कल वाले जो मैंने करवाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन इनसे तो पूछ चुकी हूँ, आप दोनों बाकी है तो आप भी बताएंगी। 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट रिपोर्ट, वेरी ठीक है। एंड गिव एनी नाउ, ओके। दो सिग्निफिकेंस बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग की। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है या सिग्निफिकेंस है। आपके दिमाग में क्या इंपॉर्टेंस आ रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की, दो बताइए कोई। ठीक है, यस, वेरी गुड। ये सबसे अलग पॉइंट था जो ऑब्जेक्टिव में नहीं था, टैक्स से रिलेटेड जो पॉइंट था जो ऑब्जेक्टिव में नहीं था। तो अच्छा है आपने इसको कैच किया। नहीं, जनरल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। कॉस्ट ऑडिट का ईयर बता सकते हैं? कोस्ट ऑडिट, इंडिया में कोस्ट ऑडिट कब आया? 1968। और 1959 में आपका आया था कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICWAI आया था 1959। ठीक है, उसके अलावा जो हमने पढ़ा था कल, academic discipline which explains cost accounting is known as, cost accountancy is an academic discipline जो बताता है आपको कैसे करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज रक्षित, जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो आरना से पूछिए वापस। प्रेजेंटेशन ऑफ cost for management is known as, क्या बोले आप? कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो
इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं जब तक मैनेजमेंट के लिए, तब तक वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। पर जैसे ही आप प्रेजेंटेशन कर देते हैं वैसे ही वो कॉस्ट रिपोर्ट बन जाती है। दोनों टर्म सिमिलर है। आप इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी प्रोसेस है कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन जहां पे सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है वो कॉस्ट रिपोर्ट है। ठीक है। दूसरा जो आपने पूछा था लास्ट में वो पूछिए। आप किसके अंदर ये कंपैरिजन करते हैं कि जितना हमने एक्सपेंडिचर लगाया वो और जितनी हमें कॉस्ट आ रही है वो, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और या कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो था आपका कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है। जूम मीटिंग पे जो भी स्टूडेंट्स है उन्होंने नोट्स लिख लिए, एक बार कंफर्मेशन डालेंगे चैट में। आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में किसी भी टर्म से रिलेटेड आपको कोई डाउट? सबसे पहले आदेश आप बताएंगे टेलीविजन, इसके लिए कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता होगा? बैच कॉस्टिंग। परफेक्ट। इनमें से अगर किसी आंसर में आपको कोई डाउट आता है तो आप हाथों हाथ पूछ सकते हैं। लक्ष्य अपने आप को म्यूट रखेंगे, जब आपसे पूछा जाए केवल तभी बताएंगे। नेक्स्ट, आरना, एडवर्टाइजिंग। देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे आप, एलिमिनेट करते जाइए कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, टोटल ऑप्शन 6 ही है। करो आराम से करो। मुझे पहले ये बताओ कौन नहीं हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बैच बिल्कुल भी नहीं हो सकता। परफेक्ट। और प्रोसेस भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, जॉब नहीं हो सकता। जॉब ही है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बट इन द नॉर्मल केस हम एडवर्टीजमेंट आज की चीज का करवाते हैं, करंट में जो चल रहा होगा उसी को एडवर्टाइज करवाएंगे। तो अगर आज मैं किसी को कुछ बोलूंगी कि मेरा ये एडवर्टीजमेंट करना है तो वो एक हफ्ते से ज्यादा क्यों लगाएगा, एक साल बाद एडवर्टीजमेंट देगा, ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता इस चीज का ना। यही डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट और जॉब में। जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट पहचाना, आपको अगला स्टेप क्या लेना है, शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन। सो इसका आंसर है आपका जॉब कॉस्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज थोड़ा सा टफ पड़ेगा बट इट्स ओके। परी, सीमेंट। परफेक्ट। प्रोसेस। देव, कॉलेज। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। नेक्स्ट, चार्मी बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। चार्मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। उसके बाद में नेक्स्ट मुझे बताएंगे रेडीमेड गारमेंट्स। आप बताएंगे बैच कॉस्टिंग। गुड। आंसर नहीं आया चार्मी, आर यू इन क्लास और नॉट? इसके बाद कुछ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स रह जाते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ,
एयरलाइन इंडस्ट्री कौन सा मेथड फॉलो करती होगी? अच्छा, आप ऑपरेटिंग कह रहे हैं, मल्टीपल कौन कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, आप भी बोले, आप क्या कह रहे हैं? सोचिए। आरना, आप भी अपना आंसर तैयार रखिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। अच्छा, तो आप ऑपरेटिंग के साथ जाना चाहेंगे, आरना? सर्विस कोस्टिंग या ऑपरेटिंग कोस्टिंग? देखिए, कल मैंने आपको एयरक्राफ्ट लिखवाया था। एयरक्राफ्ट का क्या मतलब है कि सपोज गवर्नमेंट को भी किसी से एयरक्राफ्ट बनवाना है, वो बीइंग अ प्रोडक्ट है, वो पूरा बन के तैयार मिलेगा। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री तो आपको सर्विसेज देती है। एयरक्राफ्ट आएगा मल्टीपल कोस्टिंग में। कोई भी व्हीकल हो, आज मैं आपको बोलूं बस, तो बस अगर किसी को खरीदनी होगी तो उसके लिए मल्टीपल कोस्टिंग वाला सिस्टम है। अगर मैं बनाकर बस सेल आउट कर रही हूँ, चाहे गवर्नमेंट को सेल आउट कर रही हूँ, तब मैं मल्टीपल कोस्टिंग है। लेकिन अगर मैं ये आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो ऑपरेटिंग कोस्टिंग है या सर्विस कोस्टिंग है। तो अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का आंसर नहीं आया हमारे पास, बट वी आर वेल अवेयर अबाउट इट। बताइए। सर्विस। एग्जाम्पल्स हेडिंग डाल दीजिए और ये सब नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ, इसको मेरे लिखने के साथ साथ रीड कीजिए, फिर आपसे पूछा जाएगा ये। अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप मुझे इन चारों ऑप्शंस में से जो भी आपको लगता है वो बताइए। एनग्रेव्ड डोर्स। रुको, जूम आउट कर। लिख लिया था ना सबने पहले वाला? अब इस क्वेश्चन के पढ़ के फटाफट से एक एक क्वेश्चन ऑप्शन चूज कर लो। अच्छा, आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है? आपकी तरफ से भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और कोई? ऑनलाइन जो भी है वो आंसर दे। आपको क्या लग रहा है इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? और आप लोग लिख भी लीजिए क्वेश्चन को। ये आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल में ही है पीछे। पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लास्ट डे पढ़ने की जरूरत होती है, तो आप सिर्फ यही कॉपी पढ़े तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मैं नोट डाउन करवा देती हूँ साथ में। अभी देव और आदेश की तरफ से आंसर आना बाकी है, आरना की तरफ से भी आंसर आना बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट, सबका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट को पहचानने का एक तरीका नहीं बताया था क्या मैंने? 20 दरवाजे बनाने में कितना टाइम लगेगा? 20 दरवाजे बनाने में सालों का टाइम तो नहीं लगता, घर थोड़ी बनवाना है। कई साल का टाइम लगता है, तब कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्रिज, होम, ये सब की कंस्ट्रक्शन का। अब कौन जा रहा है बैच के साथ? तो आप क्यों बोल देते? अच्छा, देखो कई बार हमें ऐसा लगेगा कि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और वो भी आंसर है एमसीक्यू में। अब मैंने यहाँ पे आपको जॉब दिया नहीं, अगर जॉब दे देती तो वो हो जाता, पर जानबूझ के नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन में दिए ये चारों चीजें गई है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्रॉस करेंगे किसको? प्रोसेस को। क्योंकि दरवाजे भले ही प्रोसेस में बने लेकिन आधा दरवाजा किसी काम का नहीं होता, तो वो तो खत्म। सर्विस भी क्रॉस, क्योंकि वो तो हमें गुड्स देगा, तो वो हो ही नहीं सकता। बचा कॉन्ट्रैक्ट और बैच। अब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, तो ये भी कैंसिल। फाइनली आपके पास ये बचता है, और इस पे सूट भी कर रहा है। एक ही तरह के एनग्रेव्ड डोर्स, यानी बहुत सारे तरीके के डोर्स आते होंगे, उसमें से एनग्रेव्ड वाले डोर्स 20 बनाने, एक ही बैच में प्रोडक्शन हो जाएगा और कॉस्ट निकल जाएगी। लक्ष्य रॉन्ग आंसर। अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। यहां तक हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब आज हम पढ़ेंगे कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और उसके मेथड्स। ये कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, कौन कौन से मेथड्स है या कौन कौन से टाइप्स है इसके। कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? कोस्ट अकाउंटिंग में हम्म उसको कोस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। बात तो सही है आपकी बिल्कुल। अभी तक हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़े थे, अब हम मेथड ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। कॉस्टिंग में हमने देखा कि आप कैसे कोस्ट डिटरमाइन करेंगे, अब क्या देखेंगे कि मैनेजमेंट को किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले डालिए हेडिंग कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कोस्ट को अकाउंट करने का सिस्टम, उसके टाइप्स और उसकी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन इज सिस्टम डिजाइन्ड फॉर proper accounting for cost, and its types are पहले लिखेंगे आप, फिर मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी। हिस्टोरिकल कोस्टिंग, cost ascertained after they have been incurred. Second one is absorption costing. All fixed and variable cost are added in the cost of product or service. Third one, direct costing. Only direct cost are added or
चार्ज्ड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। लिखवाया होगा, समझाते समझाते आज भी लिखवाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मुझे नोटबुक की जरूरत ही नहीं अगर तुम ऐसे बोलोगे। इट इज प्री-डिटरमाइंड कॉस्ट computed in advance. Fifth one, uniform costing. सेम या फिर आइडेंटिकल costing principles used by several units of industry. Next is last one, marginal costing. Ascertainment of marginal cost. Differentiate between fixed and variable cost. हो गया नोट डाउन? मोनिका और चार्मी, आप दोनों है क्लास में तो चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम। इसमें मैंने आपको जो टर्म्स लिखवाई हैं ये आपको डायरेक्ट जो है आपको डेफिनेशन लिखवाई है वही उठ के मिलेगी और पहचानना है कौन सा मेथड। और इन मेथड्स को पहचानने के बहुत इजी तरीके भी हैं, पर उनको समझाने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगी। इसके अंदर टर्म आई होगी फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एक टर्म आई है। तो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे थे हम क्लास की स्टार्टिंग में? बिस्किट बना रहे थे, आज चिप्स बनाएंगे। ठीक है, हम चिप्स बना रहे हैं, मुझे 1 किलो चिप्स बनानी है, तो कितने आलू लूं आइडिया से? हाउ मेनी पोटैटोज आई विल नीड? हाउ मेनी केजीज ऑफ पोटैटोज? 5 किलो ले लूं? चलो ठीक है, 5 kg पोटैटो से अगर मुझे 1 kg चिप्स मिल रही है, अब क्या हुआ कि फ्यूचर में मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा, उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि अब मैंने सोचा मैं तो 10 kg प्रोडक्शन करूंगी। मैं चाहती हूं मेरे पास 10 किलो आउटपुट निकले। कितना इनपुट डालूं? नहीं, आपने खुद बताया अभी मुझे। हाँ, 5 के हिसाब से 50 किलो, 50 किलो आलू चाहिएंगे। 50 kg पोटैटो अगर डालूंगी तो 10 kg चिप्स बनके तैयार हो जाएंगे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हर चीज का एक पीक पॉइंट होता है और उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाती है, लोग बोर हो गए। अब वो आधा किलो भी सेल नहीं हो रही, तो अब आधा किलो चिप्स बनाने के लिए कितने आलू चाहिए? 2.5 किलो। तो जैसे जैसे मैं ये चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को चेंज कर रही हूँ, आउटपुट को, रिजल्ट को चेंज कर रही हूँ, वैसे वैसे मेरे रॉ मटेरियल का अमाउंट ऊपर नीचे हो रहा है। तो जो आपकी कॉस्ट आपके
फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे ही आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं वैसे ही इसी की क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ जाता है। ऐसी कॉस्ट है आपकी वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। समझ गए? नाम से समझ आ रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट। अगर मुझे 10 किलो चिप्स बनानी होगी तो जो लेबर आएगी उसका खर्चा भी ज्यादा लगेगा क्योंकि उसको टाइम ज्यादा लगेगा, यानी ये भी डायरेक्ट है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, कम बनाओगे तो कम पैसा लगेगा। लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास शुरू शुरू में नया नया बिजनेस करने का शौक था, तो मुझे लगा ऐसे फैक्ट्री तो होनी चाहिए ना अगर प्रोडक्शन करना है। तो मैंने शुरू में ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ कि आपकी फैक्ट्री को मैं रेंट पे लेती हूँ, 1 साल के लिए मैं इसमें प्रोडक्शन करूंगी और मेरी जो भी प्रोडक्शन करूंगी आपको उससे लेना देना नहीं, आपको रेंट मिल जाएगा। अब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठी हूँ। शुरू में जब मैंने 1 किलो चिप्स बनाई तब भी रेंट उतना ही लगा होगा, 10,000 रुपए महीने रेंट है, ठीक है। फिर मेरी चिप्स बहुत ज्यादा सेल होने लग गई और मैंने 10 किलो बनाई, तब भी रेंट तो 10,000 ही लगेगा। ऐसे तो नहीं कह सकता तुम्हारा फायदा ज्यादा हो रहा है तो रेंट ज्यादा दे दो, वो तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही होगा। फिर तीसरे साल तो सब कुछ खत्म ही हो गया था, मैं तो आधा किलो चिप्स का प्रोडक्शन कर रही थी। मैंने उसको जाके बोला कि कम कर दो, पर वो तो नहीं हो सकता है, रेंट तो वही रहेगा। चौथे साल कोविड आ गया, सब बंद हो गया, बिजनेस एकदम ठप हो गया, मैंने ट्राई करना भी बंद कर दिया, तो रेंट फिर भी देना पड़ेगा। तो ये जो खर्चे आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, आपका प्रोडक्शन चाहे किसी भी क्वांटिटी में हो, कम हो, ज्यादा हो, नहीं हो, तब भी वो खर्चा लग रहा है, यानी वो खर्चे क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। अब दोनों कॉस्ट का आपको इंडिविजुअली मतलब समझ आ गया कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। अब आपको ये सिस्टम समझ में आएंगे कि किस तरीके के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हैं, और इनके आगे वर्ड लगा है कॉस्टिंग, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, पर आपकी बुक में और कॉस्ट अकाउंटेंसी में यही टर्म यूज की गई है, कॉस्टिंग। तो हम भी यही करेंगे। सो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। अब क्या होता है कि मैंने सब कुछ प्रोडक्शन किया है, आलू लेकर भी आ गई, रॉ मटेरियल लेकर भी आ गई, पेमेंट भी कर दी, और लास्ट में जाके बुक्स बना के मैनेजमेंट को दे रही हूँ कि मैनेजमेंट शुरू में रॉ मटेरियल इतने का आया था, लेबर इतने की लगी थी, इतना आउटपुट बना। जब मैं खर्चा करने के बाद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रेजेंट करती हूँ, जो नॉर्मली हम करते हैं, लास्ट में ही बुक्स बनाते हैं सारा करने के बाद, तो उस तरीके के सिस्टम को क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे हम? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। क्यों कहेंगे? आप देखो अकाउंट्स का भी यही होता है ना, हिस्टोरिकल सिस्टम पे चलता है, ट्रांजैक्शन हो जाती है, फिर रिकॉर्ड करके लास्ट में जाके बैलेंस शीट में आप ये लिखते हैं कि शुरू में ये हुआ था। तो हिस्टोरिकल के अंदर आप कॉस्ट असर्टेन्ड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, आप पहले सारा खर्चा कराए, मार्केट जाए, सब आलू वालू ले आए जो लाना था, फिर एक शीट बनाई, उसमें लिखा कि ये सामान इतने का आया, ये इतने का आया, टोटल इतने का पड़ा, तो मुझे चिप्स के प्राइस इतने रख देने चाहिए। तो ये है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है कि आप कॉस्ट एडवांस में डिटरमाइन करो। कैसे करो? अब अगर नया नया बिजनेस करना है तो पहले ये तो सोच लो क्या चीज कितने की पड़ेगी। कई बार क्या होता है, बजट वर्ड सुना होगा आपने। बजट मतलब हम कोई काम शुरू करने से पहले अनुमान लगाते हैं एक पेपर पे कि इतने का ये पड़ सकता है, इतने मेरे को इसको सेल आउट करने से मिल जाएंगे, इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं है, केवल पेपर पे लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो वो आपकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन, जो आप ऐसा सोच रहे हैं कि इतने का मुझे आलू पड़ेगा, इतनी मेरी लेबर लग जाएगी, वो आप प्री डिटरमाइन कर रहे हैं। सो अगर आपको वर्ड मिल जाए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट या कंप्यूटेड इन एडवांस, ऐसी कॉस्ट जो पहले निकालते हैं, तब आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो मेथड कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये दोनों बिल्कुल आपस में रिलेटेड थे। फिर आपके जो दो मेथड रिलेटेड है वो कौन कौन से हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर क्या किया, जो वेरिएबल थे, जो कॉस्ट वेरिएबल थी, दो एग्जांपल बताओ, मैंने अभी बताया वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल, रॉ मटेरियल और रेंट तो फिक्स हो गया ना। वेरिएबल में बताओ, दो बताए थे मैंने अभी आपको। रक्षित, रॉ मटेरियल हो गया और लेबर। लेबर भी ज्यादा लगेगी, ज्यादा सामान बनवाओगे तो वो ज्यादा टाइम लगेगा, उन्हें पैसा ज्यादा लगेगा।
तो डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड के अंदर आप जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो केवल डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं, फिक्स्ड वाली को कंसीडर ही नहीं करते। जबकि कायदे से आप सोचो, अगर मैंने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली इसीलिए कि मेरे को उसमें प्रोडक्शन करना है, तो क्या मैं अपने कंज्यूमर से लास्ट तक जाके चार्ज नहीं करना चाहूंगी? क्या वो खर्चा बना लगी इसके लिए रहा है कि मैं उसमें प्रोडक्शन कर रही हूँ? अगर आप एक बिजनेसमैन वाला दिमाग रखते हुए ये बात बताएंगे, तो आप जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, आपको सर्विस मिल रही है, यहाँ पे आपकी फीस के अंदर टीचर्स की सैलरी होगी, एक आपकी बुक्स की होगी कॉस्ट, एक इस बिल्डिंग का रेंट कहीं ना कहीं नहीं होगा क्या? वो भी तो पूरा किया जाएगा ना। तो वैसे ही जिस आप मेथड में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों ऐड करते हैं कॉस्ट में, तब तो उसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन केवल डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ऐड करते हैं तो उसका नाम है डायरेक्ट कॉस्टिंग। दो दो आपस में रिलेटेड है, इसीलिए मैं इन्हें सेम कलर से हाईलाइट कर रही हूं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग याद रखना है। फिर आपका आ जाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसके तो नाम से पता चल रहा है कैसे। आपकी एक इंडस्ट्री है, उसकी बहुत सारी यूनिट्स है। जैसे आप किसी कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेस्ले। नेस्ले क्या क्या बनाता है? कॉफी बनाता है, चॉकलेट भी आती है, ठीक है, और मैगी। ये तो सब भूल ही गए। अरे हाँ, मैगी को भूल गए, ठीक है। अब नेस्ले तीन चीजें बना रहा है। एक इंडस्ट्री में काम करने वाला नेस्ले, उसकी अलग अलग यूनिट्स हैं ये। अगर कोई भी इंडस्ट्री की अलग अलग यूनिट्स सेम तरीके का मेथड यूज करती है, यूनिफॉर्म मेथड यूज करती है, तो उसको आप बोलेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब यहां पे आपकी डेफिनेशन के हिसाब से एग्जाम्पल क्या होना चाहिए था? कुछ चॉकलेट की कंपनी की एग्जाम्पल दो। एक चॉकलेट इंडस्ट्री है सपोज, उसके अंदर कौन कौन है अभी इंडस्ट्री में? कैडबरी है, ठीक है, किटकैट नेस्ले का है, नेस्ले है। मेन कंपनीज कौन कौन है? अमूल है, चलो तीन बहुत है, ये तीन हैं। ये तीनों अपने प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए एक जैसा सिस्टम यूज करती हैं। इसका मतलब वो कौन से मेथड यूज कर रही है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। जो इंडस्ट्री में फॉलो हो रहा है वही वो भी कर रही है, इसीलिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इसका नाम है। और इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है? सेम या आइडेंटिकल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यूज्ड बाय सेवरल यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री। फिर लास्ट आपका रह जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपके कॉस्ट का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इंटर फाइनल तक आपके साथ रहेगा। यहां इसका केवल नाम है, तो आप लकी हैं बिल्कुल कि यहाँ पे सिर्फ नाम और डेफिनेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो भी मेथड है, इसके अंदर जब कॉस्ट निकालते हैं तब डिफ्रेंशिएट किया जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल को। इसका पूरा फॉर्मूला, पूरा चैप्टर है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगी। एक लाइन याद रखनी है कि ऐसा कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है जो इन दोनों में डिफरेंशिएशन करता है या डिफरेंशिएट करता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल को। तो सीधा आंसर आपको मार्जिनल लिखना है। यस, मार्जिनल। ये थे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के मेथड्स या टाइप्स। एक बार मॉड्यूल खोलेंगे इसके बाद। आदेश, आप कुछ नोट डाउन कर रहे हो गया?
ये यहाँ आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कोस्टिंग के मेथड्स के, एक बार इन्हें भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखते हैं नीचे आज हमने जो पढ़े। शुगर इंडस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टॉय इंडस्ट्री भी कर चुके हैं। स्टील और सीमेंट प्रोसेस, सीमेंट बनाने की प्रोसेस होती है, माइन से वो कुछ एक्सट्रैक्ट होता है, शायद जिप्सम से बनती है या जिससे भी बनती है, उसके बाद आगे जाके सीमेंट बनती है। बाइसिकल मल्टीपल, देन अगेन स्टील और सीमेंट आ गया। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल, प्रिंटिंग इज रिलेटेड टू जॉब, हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू सर्विस। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाला इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है तो इसको आपको मार्क कर देना है, प्रोसेस इसका आंसर है। और ये ब्रूअरीज के बारे में जो भी लिखा है, अब कुछ ऐसे आपको मिलेगी टर्म्स मॉड्यूल में जो किसी भी मेथड में नहीं है, जिसका स्पेसिफिक इन्होंने जो दे दिया वही है। तो अगर ये इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाते हैं तो ये आपको ये चीजें ध्यान से साइड में नोट करके या अपनी बुक में स्टार मार्क करके रखनी पड़ेगी कि जो बुक में दे दिया वही है, ये ऊपर वाले किसी भी मेथड में नहीं आ रहा है। और आपके सिलेबस से अगर बाहर भी कंसीडर करते हैं तो नहीं करना है, बुक में लिख दिया। तो अगर आ जाता है ब्रूअरीज तो आपको सिंगल यूनिट और आउटपुट मेथड उस पर टिक करना पड़ेगा, तो मार्क करके रखिए। देन आपका कैंटीन, कैंटीन और होटल और रेस्टोरेंट तो एक ही बात है। सो ऑपरेटिंग और सर्विस, हाउस बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। अब यहां पे अगर रोड कंस्ट्रक्शन लिखा होता तो क्या करते, तो कॉन्ट्रैक्ट करते। रोड ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। देन रेडीमेड गारमेंट्स इज बैच कोस्टिंग, क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा है इनमें। सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोसेस, कोल। अब कोल के आगे जैसे लिख दिया है तो आपको भी यही लिखना पड़ेगा। इस मेथड को डिस्क्राइब नहीं किया गया कहीं पर भी, पर कुछ कुछ चीजों के लिए यही मेथड यूज होता है, तो हम इसको यही लिख देंगे। ऑयल रिफाइनिंग, इसकी तो बहुत अच्छी प्रोसेस है। मस्टर्ड से पहले एक्सट्रैक्शन होगा, फिर जाके वो कुछ बनेगा, फिर उसको रिफाइन होगा, तो ये आपका प्रोसेस कोस्टिंग। देन ब्रिक किल्न, जो भी लिखा है ये यूनिट वाइज, सिंगल यूनिट और आउटपुट। इंटीरियर डेकोरेशन इज जॉब एंड कॉलेज इज ऑपरेटिंग और सर्विस। एडवर्टाइजिंग, जॉब कॉस्टिंग, जिसको लग रहा है उसका फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग गलत हो सकता है तो अभी स्टार मार्क कर लीजिए। सोप इंडस्ट्री प्रोसेस, सोप को बनाने में कुछ प्रोसेस लगती है उस हिसाब से ये। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस, फाउंड्रीज, जॉब कॉस्टिंग। फाउंड्रीज का क्या मतलब है, गूगल करके देखो क्या मतलब दिखा रहा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मशीन का फाउंडेशन बोलेगा ये। वीडियो एंड ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीपल कोस्टिंग, सब असेंबलिंग, ऑपरेटिंग कोस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब असेंबलिंग। क्या लिखा है, अ प्लेस वेयर मेटल एंड ग्लास इज मेल्टेड। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसका वर्ड हमें जनरल लैंग्वेज में या जनरल लाइफ में यूज ना करते हो। कहीं आप सोचे कि एग्जाम में आपकी इंग्लिश टेस्ट हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वही आपको पूछेगा देकर जो या तो आपकी बुक में, अब फाउंड्रीज अगर वो बुक में आ गया तब तो हमें पता होना चाहिए। अब फाउंड्रीज वो ऐसी जगह बता रहा है जहां पे मेटल या ग्लास को मेल्ट करा जाता है, तो इसका मतलब आप जाके उन्हें बोल रहे हैं कि हमारा ये मेल्ट करके दे दीजिए। लोहार का काम जो होता है वो मान लीजिए। सोप इंडस्ट्री बैच में क्यों नहीं आएगी, सोप इंडस्ट्री में आपको ऑप्शन नहीं आएगा बैच का। अब जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको लग रहा होता है ये या ये, तो मैंने आपको एक अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था इनग्रेव डोर्स का, कभी भी आपको दोनों ऑप्शन साथ नहीं दिखेंगे, प्रोसेस और बैच। अगर दिखेगा तो एक दिखेगा, बैच दिखेगा तो बैच में आएगी, क्योंकि कोई भी सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक तरह की सोप नहीं बनाती, उसमें वो इतनी तरह की फ्रेग्रेंस डाल देती है या वैरायटी डाल देती है, तो वो बैच में आ जाएगी। अगर बैच ऑप्शन नहीं दिया होगा तो प्रोसेस दिया होगा, ये ऑप्शन है। फिर वीडियो ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग में मल्टीपल कोस्टिंग और सब असेंबलिंग। असेंबलिंग के मतलब में आप पार्ट्स लेकर जा रहे हैं, केवल वो असेंबलिंग की सर्विस परफॉर्म करके देते हैं आपको, तो वो ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ये 26 के 26 एग्जाम्पल इसमें से आपको बुक में एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और इसमें गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप ही की बुक का क्वेश्चन है और गलत होना भी नहीं चाहिए।
फिर हमने आज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स पढ़े, उनके बारे में मैंने आपको जितना लिखवाया उतना इनफ है, उससे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम ये सारी थ्योरी पढ़ने और सब कुछ लिखने से पहले कुछ जानना चाहेंगे आपकी नॉलेज के बारे में। हमने इतनी बातें की कि अकाउंट्स में ऐसा होता है और कॉस्ट में ऐसा होता है, कल से कर रहे हैं ये बातें कि क्यों आया कॉस्ट, क्योंकि अकाउंट्स पूरी बात नहीं बताता है, कॉस्ट पूरी बात बताता है। तो अब आप सभी एक एक करके मुझे आपको क्या डिफरेंस लगता है उसमें, दोनों में सेम भी हो सकता है आंसर, कोई बात नहीं, पर आपके दिमाग में सिर्फ एक डिफरेंस ऐसा क्या आया जो कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग अलग बात। शुरू करेंगे परी से। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। बाकी नेक्स्ट बताएं। यही आया है, ठीक है। इस आंसर के अलावा किसी के दिमाग में कोई और डिफरेंस आया हो इन दोनों के बीच में? कुछ तो अलग होता ही होगा इन दोनों में, तभी दो अलग अलग चीजें आई है। हम्म, बिल्कुल परफेक्ट। फाइनेंशियल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, हमने हमेशा यही बनाया है, पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड, या बैलेंस शीट किस ईयर एंड की है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आप कर किसके लिए रहे हैं? मैनेजमेंट के लिए। अगर मैनेजमेंट ने आज मांगा आपसे इंफॉर्मेशन, आपने दे दिया, 2 दिन बाद मांगा तो ऐसे कह देंगे क्या परसों तो मांगा था, भी नहीं देंगे आपको? नहीं कह सकते ना। तो उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, उनका जब मन करेगा वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे कॉस्ट की, आपको प्रेजेंट करते हुए देनी है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट नहीं आते क्या? सो नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, 2 चीजें पढ़नी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है। तो बुक से पढ़ने के बजाय हम लिखेंगे, तो आप लोग अपनी नोटबुक पे ही आ जाइए। हेडिंग डालिए, सिमिलैरिटीज बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहली सिमिलैरिटी, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट इज record transaction on the basis of invoices, vouchers. Next is disclose profit या loss, and the final similarity between cost accounting and financial accounting is help management to take decision, planning and control. डिफरेंस से फिर भी शायद बन जाए, बट सिमिलैरिटी में हमें खुद पता चल रहा है कि ये पॉइंट्स जानबूझ के बुक में मैटर इंसर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, अदरवाइज बिल्कुल सेंस बनता नहीं है इन बातों का
कि ठीक है, ये तो हमें पता है कि दोनों डबल एंट्री सिस्टम पे चल रही है, दोनों में ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अगर आपसे कोई आप बिजनेसमैन है, आप अपनी जर्नल बना रहे हैं, अकाउंट्स की जर्नल बना रहे हैं, कोई गुड्स लेकर गया तो आप सेल्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं? आपने जो बिल दिया उससे देखकर, आपने बिल दिए होंगे, लास्ट में आप जब पूरा दिन आपका खत्म होगा, एंट्री करने बैठेंगे तो उन इनवॉइसेस को देख के आप सेल्स की एंट्री कर देंगे। आप कभी किसी से परचेज करके लाए होंगे तो आप बिल से देख के लिख देंगे। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप रॉ मटेरियल लेकर आते हैं तो रॉ मटेरियल की एंट्री आप इनवॉइसेस के थ्रू कर देंगे। तो ये चीजें कॉमन है दोनों के अंदर कि इनवॉइस या वाउचर्स उनको देख के आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। तीसरी कॉमन बात, यहां तो इसने सिमिलैरिटी में लिख दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, वहां जाके जब डिफरेंस में लिखेगा तो ये लिखेगा कि एक तो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट बता रहा है, एक प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट और लॉस बता रहा है। फिर लास्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल कॉमन पॉइंट है कि चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग है चाहे अकाउंटिंग है, दोनों की बुक्स को देखते मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। अब दोनों डिसीजंस में फर्क होते हैं। कैसे? अकाउंटिंग की बुक्स को देख के तो मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा, किस तरह के लेगा कि मेरे को ओवरऑल क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मेरा जो खर्चा है वो हो सकता है कभी सैलरी में ज्यादा जा रहा हो, मेरे को इतने स्टाफ की जरूरत ना हो, ये सब चीजें देखेगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स को देख के क्या डिसीजन लेगा कि ये प्रोडक्ट से नुकसान हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं बनाना, या इससे फायदा हो रहा है, हम इसकी और स्टेट्स में भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दोनों सिमिलैरिटीज, जो चारों सिमिलैरिटीज मैंने आपको लिखवा दी, बस ध्यान में होनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि आपको पूरी बुक के नोट्स कंपाइल करके दूं, ताकि आपको ये ना रहे कि ये टॉपिक नोट्स में नहीं और बुक में है। इसीलिए तो 10 to 11 पेजेस में ये कवर करने के बाद बुक में से कोस्टिंग देखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छे से स्केल वगैरह सब निकाल लीजिए अगर है तो आपके पास। वो वाला हम बिजनेस स्टडीज में बनाते थे ना एक बॉक्स डिफरेंस का, बेसिस। ट्वेल्थ क्लास में बिजनेस स्टडीज किस किस को पसंद था? केस स्टडी अच्छे लगते थे? नहीं लगते थे? वही तो आते हैं पेपर में। हमारा तो पूरा पेपर ही केस स्टडी था। चलो, मेरा सुंदर सा डिफरेंशिएशन बॉक्स तैयार है। इसमें लिखेंगे बेसिस कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। First difference is on the basis of purpose. पर्पस कॉस्ट अकाउंटिंग की तो डेफिनेशन ही पर्पस के ऊपर है, दैट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज for providing information to intended users। किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट के यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स,
कस्टमर, क्रेडिटर्स, ये सब हो सकते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कोई क्या करेगा? सेलिंग प्राइस से मतलब है जनरल पब्लिक को कि कितने में क्या सामान दे रहे हो, तुम्हें कितनी कॉस्ट पड़ती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो डिफरेंस क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग केवल मैनेजमेंट के लिए की जा रही है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी उसके यूजर्स हैं उन सब के लिए की जा रही है, जिसमें मैनेजमेंट भी एक है लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोग आ जाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट और बेसिस फॉर डिफरेंस इज फॉर्मेशन ऑफ एक्ट्स। ये लिख दो कौन से एक्ट की वजह से, एप्लीकेबल एक्ट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आपको कैसे प्रेजेंट करना है ऐसा किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, जैसे मैनेजमेंट कहेगा हम वैसे ही दे देंगे उसको। सो एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमें अच्छे से रट्टा लगाना पड़ता है कि ऊपर से नीचे तक कौन क्या हेडिंग कितनी बार आ रही है, लेफ्ट में लिखेंगे राइट में लिखेंगे। तो ये एज पर आपका कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, आपको ये इंफॉर्मेशन इन दोनों की वजह से या इन दोनों से जो फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करनी होती है। नेक्स्ट बेसिस इज रिकॉर्डिंग। On the basis of cost, on the basis of expenditure, कोई फर्क नहीं है, केवल टर्म अलग अलग यूज होती है। अकाउंट्स में हम लिख देते हैं एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस और कॉस्ट में हम उसको कॉस्ट बता देते हैं। जैसे अगर मैं लेबर की वेजेस की बात करूं तो कॉस्ट में हमारे लिए वो कॉस्ट है और अकाउंट्स में ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाते हैं। नाउ फोर्थ इज कंट्रोल। मैनेजमेंट फोकस ऑन कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो मैनेजमेंट को चाहिए, इसीलिए होती है ताकि वो कॉस्ट कंट्रोल कर सके। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट का कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं, वो तो बनानी ही पड़ेगी। सो नॉट मच फोकस ऑन कंट्रोल। नेक्स्ट बेसिस इज रिपोर्टिंग। रिपोर्ट व्हेन मैनेजमेंट नीड्स, ये पॉइंट आपने बताया था तमन्ना। और यहां पे रिपोर्ट यूजुअली एट द ईयर एंड। सिक्स्थ पॉइंट इज प्रॉफिट बेसिस। प्रॉफिट का कैलकुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्ट वाइज होता है। फॉर ईच प्रोडक्ट और सर्विस। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉर एंटायर बिजनेस। लास्ट पॉइंट कॉस्ट वही सेम फॉर ईच प्रोडक्ट या सर्विस और फॉर एंटायर बिजनेस, या बोलो रिपोर्टेड इन एग्रीगेट लिखो।
कितनी एक्यूरेट लाइनिंग बनी, पॉइंट्स खत्म, लाइन खत्म। ऑनलाइन वालों नोट डाउन हो गया? चेक करो आपकी कोस्टिंग के मॉड्यूल में टोटल कितनी यूनिट्स है, यूनिट्स है। पांच है। हम क्या क्या कर चुके हैं वो मॉड्यूल से बताते हैं आपको। आज की क्लास में आपकी 4.1 यूनिट कंप्लीट है। तो अब संडे को आपको क्या करना होगा, उसको मॉड्यूल से रीड करना है, एक्स्ट्रा पोर्शन जो भी मिलता है वो मुझसे पूछना है, कुछ ना समझ आए तो वो भी पूछना है। आपकी 4.2 यूनिट जो है वो पूरी थ्योरी है और लीस्ट इंपॉर्टेंट है सब में से। तो इसको मैं जनरली लास्ट में लेती हूँ क्योंकि पहले हम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स है जो पूरी कोर्स पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी। तो हम अब मंडे से स्टार्ट करेंगे 4.3 वाली यूनिट, जो है डेफिनेशन ऑफ कोस्ट, कोस्ट सेंटर, कोस्ट यूनिट एंड कोस्ट ड्राइवर्स। ये भी डेफिनेशंस ही है, 16 डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। और उसके बाद आप सबकी फेवरेट यूनिट आएगी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो फेवरेट होने वाली है, वो मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि उसे हम एक स्टोरी ट्रिक से पढ़ते हैं तो वो स्टोरी थोड़ी मजेदार होती है, इसीलिए वो फेवरेट होने वाली है। कॉपी अच्छे से मेंटेन कीजिएगा और आपको एमसीक्यू मिलेंगे लास्ट में, वो आपको कल देखने। उसके अलावा अभी तक की कोस्टिंग की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं।